मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और अपनी 14 साल की बेटी को मेरे पास छोड़कर गई थी। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता था। रात होते ही उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। एक दिन रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे तो होश उड़ गए। मालकिन की बेटी उस रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से ही मेरी जान पर आफत आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती कि राजू, मेरा घर पूरा तेरे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे तुझ पर बहुत विश्वास है। घर की किसी नौकर पर मुझे इतना विश्वास नहीं है। मेरा नाम राजू है। मेरी उम्र 23 साल है, लेकिन मैं 14 साल की उम्र से ही मालकिन के घर में काम कर रहा था। इसलिए जितना भरोसा वह मुझ पर करती थी, उतना वह किसी पर भी नहीं करती थी। इसलिए मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो राजू, मैं अपनी बेटी रानी को घर पर ही छोड़कर जा रही हूँ। उसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, उसे नींद में चलने की आदत है। मैं हाँ हाँ करके सर हिलाने लगा कि मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम है, वो तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र 14 साल की थी, लेकिन जरा बावली किस्म की बेवकूफ़ लड़की थी। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा गया था। अभी गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका ख्याल रख लूँगा। लेकिन उसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे कही, मैं तो हैरान हो गया। वह कैसे मुझसे यह बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी बेटी रानी के पास ही सो जाना, उसके कमरे में रहोगी। यह बात सुनकर तो मेरी आंखें ही फैल गई थी। मेरा तो दिमाग यह सुनकर घूमने लगा। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बेबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो देखिए, क्या ये ठीक है? वह कहने लगी, राजू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम रानी के कमरे में ही रहोगे। और वही मुझे मालकिन की यह बात किसी तौर तरीके से सही नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उन्हें बार बार इनकार भी नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में यह पक्का इरादा कर चुका था कि मैं रानी के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालिक की बहुत सारी ज़मीन जायदाद उनके नाम थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा मिलता था। और एक ही बेटी थी जिसने जिन्हें उन्हें उसने बहुत लाड प्यार से पाला था। जब मैं मालकिन के घर काम करने के लिए आया था, तो उस वक्त मालिक भी जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का रखा था। बहुत प्यार करते थे वो मालकिन से। लव मैरिज किए थे उसे। दोनों का एक साथ बहुत खुश थे। रानी की पैदा होने के चंद महीने पहले ही मालिक को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया था। मालकिन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागलों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वह अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते हैं। मैं उस वक्त 16 साल का ही था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे प्रति बहुत अच्छा था। वो मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उनका यह दुख देखा नहीं जाता था। जब रानी पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई थी, मालिक को याद कर करके, लेकिन फिर उनका दिल रानी के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि मुझे अपने पति से बहुत प्यार है और मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर और उनकी याद पर ही गुजार दूंगी, पर उनका स्थान मैं किसी को भी नहीं दे पाऊंगी। इस तरह से उन्होंने अपना घर संभाल लिया और देखते ही देखते 14 साल का वक्त गुजर गया। मालकिन का सबसे ज़्यादा और वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं ही था। कारोबार की देख रेख मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुकाया था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को दे देता था। इस साल हमारे मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि मैं भी तीर्थ पर जाना चाहती हूँ। यह सुनकर पहले तो रानी ने हंगामा कर दिया और वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वह मानी थी, लेकिन मेरे से कह रही थी वह बात लेकिन मालकिन जो मेरे से कह रही थी वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी, और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। और उनके जाते ही मैं सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा सांस लिया और फिर खाना बनाने वाले को बुलाकर अपने लिए एक मस्त सी चाय बनवा ली। मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता था। हालांकि मालकिन ने मुझे कभी भी मना नहीं किया था, फिर भी
मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा रखता था, लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन तो चली गई है तीर्थ यात्रा पर, तो कुछ क्यों ना कुछ दिनों मैं मालिकों वाले ठाट में रहकर देख लूं कि कितना सुकून मिलता है। मैंने एक सुकून का सांस लिया और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने शीशे की टेबल पर रख दी और रिमोट हाथ में लेके टीवी का चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं, तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रानी अंदर आ जाती है और उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो अपने माथे पर गुस्सा करके बोलती है, राजू के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो माँ के आते ही लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पैर पसार कर बैठे हो। यह सुनते ही मैं हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मेरी शिकायत नहीं करिएगा। मैंने फ़ौरन टीवी को बंद कर दिया और रिमोट साइड पर रख दिया। रानी माथे पर गुस्सा चढ़ाई आराम से सोफे पर बैठकर गई और रिमोट भी अपने हाथ में ले पकड़ लिया और कहने लगी, मालकिन जब तक घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक मालकिन घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैं सीने पर हाथ रखा और सर झुकाया। जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म होगा वही होगा। मेरा तो जल के राख हो गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट की भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं उसकी हरकतों से परेशान हो चुका था। वह मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगवाती थी। कहती थी, तुम मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर जाएगा। मालकिन भी उसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मालकिन मुझे ही कहती थी, राजू, जो छोटी मालकिन कहती है वह तुम कर दो। वह चाय का कप नौकर लेकर आ गया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंस रहा था और कहने लगा, अभी तो बड़ा रूप जमा रहे थे ना, आ गए ना अपनी औकात में। मैंने उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखा। उसने चाय का कप टेबल पर रख दिया। जो चाय मुझे पीनी थी वह बड़े मज़े से छोटी बेबी पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया था। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो रानी कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? राजू ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? छोटी मालकिन ने कहा, तुम मेरे कमरे में सोओगे। यह सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरानी से रानी की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा और कहीं पर नींद नहीं आती है। घर में और भी नौकरानी हैं, आप उनमें से किसी को भी अपने साथ सुला लीजिए। तो वो कहने लगी, माँ ने कहा था तुम सोओगे, मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और नीचे कालीन में जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ गया और नीचे बिछी हुई कालीन पर जाकर लेट गया। मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी शुरू हो रही थी। रानी बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट को ऑफ कर दिया और कमरे में इस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। भले ही वह 14 साल की थी, लेकिन मैं तो 15 बरस का नहीं था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी। मैंने कहीं पर बाहर में सुना था कि जब एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ पे तीसरा शैतान आ जाता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में रहूं। उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को रानी के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी रानी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदल ली और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले ही मुझ पर शैतान हावी हो जाए।
मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद पे सो गया। जब मैं सुबह उठा और घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 6 बज रहे थे। मैं फ़ौरन से उठकर कमरे के बाहर निकल गया क्योंकि छोटी मालकिन को स्कूल जाना था और आज उसका एग्ज़ाम के पेपर्स भी थे। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ रानी को अकेले मत भेजना। इसलिए जब रानी तैयार होकर कमरे से बाहर आई ड्राइवर के साथ, मैं जाकर उसे स्कूल छोड़ आया और उसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। उस हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी ही थी। उन कामों में मैं ऐसा उलझ गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि रानी को स्कूल से लेकर वापस भी आना है, और मैं बिल्कुल भूल गया जब तक मैं ना जाता तो ड्राइवर भी रानी को स्कूल से लेने के लिए नहीं जाता। और यह मालकिन का हुक्म था कि मैं अपने काम में ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। यह बात बिल्कुल भी निकल चुकी थी। 1 बजे रानी की छुट्टी होनी थी और मुझे 3 बज चुका था जब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी और जब मैंने नंबर देखा तो वो मालकिन का था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया तो मालकिन मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी कि रानी ने मुझे फ़ोन किया था, तुमने अभी तक उसे स्कूल से लाने नहीं गए? वो अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? मैंने ये सुना कि मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि छोटी मालकिन को स्कूल से वापस भी लाना है। मैंने कहा, मालकिन, मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाकर छोटी बेबी को स्कूल से लेकर आओ। मैंने सारा हिसाब किताब तुरंत ही बंद कर दिया और घर से निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नज़रों से देखा। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन को छुट्टी हो गई है? वह कहने लगा, मैं क्यों बताऊं? मालकिन तो तुम्हें सब नौकर का मालिक बनाकर गई है ना, तो उन बातों को तुम खुद ही ख्याल रखो। ड्राइवर की बातों से तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मालकिन क्या गई थी, सारे नौकर सर पर ही चढ़ गए थे, वरना मालकिन उनके सामने तो सर झुकाए रखते हैं। बहरहाल मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ छोटी मालकिन के स्कूल गया और जब मैं स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था और सिर्फ रानी ही स्कूल में थी। वहाँ के चौकीदार ने जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगे, तुम इतनी लेट आए हो? और रानी भी मुझे गुस्से की नज़र से देखने लगी और वह गुस्से में लाल पीली होने लगी। गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर मैं घर नहीं पहुँचा वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवाएं तो फिर मुझसे कहना, मेरा कसूर था इसलिए मैं चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुँचे और जब हम लोग घर पहुँचे तो खाना बनाने वाली ने खाना भी तैयार नहीं किया था। नौकरानी ने भी घर की साफ सफाई नहीं की थी। सभी अपने अपने बातों में व्यस्त थे क्योंकि मालकिन घर पर नहीं थी, तो सब कोई ढंग से काम नहीं कर रहा था। और यह देखकर तो मेरा गुस्सा और 7वें आसमान पर पहुंच गया। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही जैसे अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर मत चढ़ो। मालकिन के बिना मैं भी
बौखला ही मालकिन के बिना मैं भी बौखला करके ही रह गया। मैंने नौकरानी से सफाई करने को कहा और अपनी निगरानी में मैंने पूरे घर को साफ़ सुथरा करवा दिया। रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा थक चुका था। जब मैं रानी के कमरे में गया तो देखा कि रानी अपना पढ़ाई कर रही थी और बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर कुछ याद कर रही थी। तो मैं हॉल में ही आकर सोफ़े पर जाकर सो गया, क्योंकि मैं दिन भर का थका हुआ था और रात को मुझे लगा जैसे कि हॉल में कोई और भी मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आँखें खोल कर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी रानी के कमरे के बाहर खड़ा है और कमरे की खिड़की से अंदर झाँकने की कोशिश कर रहा है। मैं तेज़ आवाज़ में कहा कि कौन है वहाँ, तो फ़ौरन से कोई किचन की तरफ भागता है। मैं वहाँ चला गया। मैं एकदम से उठा और किचन की तरफ भागा, लेकिन वहाँ किचन बिल्कुल खाली था, खाली नज़र आ रहा था। मैंने लाइट जलाई, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की ओर तरफ भी खुलता था। जब मैंने जाकर वहाँ देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला, बाहर भी सन्नाटा था। मैं किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगा दी और वापस हॉल में आकर लेट गया और मैं सोचने लगा कि आखिर वह कौन आदमी हो सकता है और फिर रात के इस वक्त अंदर आया था। ना जाने मुझे क्यों मैं रानी के कमरे में चला गया और वह बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी, रानी शायद नींद में डर रही थी और कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। माँ, मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर ही अपना हाथ मार रही थी, नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ रानी के हाथ में दे दिया और वो मेरा हाथ पकड़कर फिर वो गहरी नींद में सो गई। और फिर मैं काफ़ी देर तक खड़ा इंतज़ार करता रहा कि वह गहरी नींद में सो जाएगी तो मैं अपना हाथ उससे छुड़ा लूँगा। और जब वो गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग कर दिया और दोबारा कालीन में आकर मैं भी सो गया और कालीन में जाकर लेट गया। और उसके बाद रानी के कमरे से मैं रानी के कमरे में ही सोने लगा। एक नौकर जो कि खाना बनाता था, बावर्ची ने दूध की खीर बनाई और कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैंने भी खीर खा लिया और उस रात मुझे बहुत गहरी नींद आई। मैं ऐसा सोया कि मैं सुबह भी मेरी आंखें नहीं खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त रानी नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी ही थी। मैं कमरे से बाहर आया तो रानी वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे वो कहीं भी नज़र नहीं आई। मेरा दिल तो धक 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 करने लगा। मैंने तमाम लोगों को शोर मचा कर के जगा दिया और सबसे पूछा कि रानी कहाँ है, और सभी रानी को ढूंढने लगे, लेकिन वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून नहीं निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन रानी को मेरे भरोसे पर छोड़ कर के गई थी और मैं कैसे रात को इतनी गहरी नींद में सो गया था, मुझे पता भी नहीं चला। बाद में मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी घर से गायब है। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को रानी के कमरे से बाहर भी देखा था। मैं भागते हुए किचन में गया, शायद वो बावर्ची वहीं होगा। मैंने फ़ौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं उसका पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पर पहुँचो और उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। अब मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसके बीवी बच्चे कहने लगे कि वह तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला।
कि सुबह सुबह बावर्ची रानी के मुंह पर हाथ रखकर उसे एक गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले में पहुंच चुकी थी, करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें पता चला, हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ उसमें नज़र आ रहा था कि बावर्ची रानी के ऊपर हाथ रखकर ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा कर ले जा रहा था। बस फिर मैं और गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक हम पहुँचे, वह सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहाँ उसकी कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहाँ उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं उससे घर में पुलिस से पहले पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर ज़ोरदार से एक लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वह बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने रानी को रस्सी से बांध करके कुर्सी पर बैठा कर रखा था। वह बहुत रो रही थी। यह देखकर तो मेरा जैसे कि खून ही खौल उठा। मैंने आओ देखा ना ताओ और तीनों की पिटाई करनी शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस भी पहुंच गई। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए रानी मेरे गले से लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। चंद दिनों में मालकिन भी घर वापस आ जाती है और रानी से गले लगकर रोने लगती है और मुझसे कहने लगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरी बेटी को हिफाजत से रखोगे। मैं तुम पर अपनी जान से भी ज़्यादा विश्वास करती हूँ और मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत सही काम किया। मैंने कहा, मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ही समझता हूँ और जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप बेफ़िक्र रहे। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही रानी की तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है। यह सुनकर मालकिन बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।